नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ठीक है, तो बच्चा लोग अभी तक हमने क्या देखा, लीनियर एसएचएम क्या होता है ये देख लिया। ठीक है, स्प्रिंग में कैसे कंप्रेशन हो रहा था, क्या हो रहा था, ये सब हमने देख लिया। अभी हमको क्या करने का है, अभी हमको जो है डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने का है एसएचएम का। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए मैं वही दो इक्वेशन यूज करूंगा जो लीनियर एसएचएम में हमने देखा कि रिस्टोरिंग फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और F इज इक्वल टू माइनस के एक्स दिया जा रहा है। ये एक इक्वेशन यूज करेंगे और दूसरा इक्वेशन हमको पता है F इज इक्वल टू एम ए होता है। तो ये दो यूज करके हम लोग बच्चे लोग डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जो लीनियर एसएचएम देखा ना अभी हमने, उसी को आगे लेके जाएंगे। ठीक है, तो मैं लिखता हूं इन लीनियर एसएचएम the force is directed towards the mean position and its magnitude is directly proportional to the maximum or displacement of the particle from mean position। यही बच्चा लोग हमने अभी थोड़ी देर पहले जो इसके पहला वाला टॉपिक था उसमें देखा है ना। क्या देखा उसमें, लीनियर एसएचएम कैसे डिफाइन होता है। तो इन लीनियर एसएचएम द फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। रादर देन राइटिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन, हमने पिछले में लिखा कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। सीधी सी बात है ना, मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट जो एक्सट्रीम तक जाएगा वो मैक्सिमम ही होता है। तो अभी अपने को पता है बच्चे लोग यहां से कि एफ जो है माइनस के इंटू एक्स है, राइट, ये हमको पता है। सो लेट इट बी इक्वेशन 1। नाउ ऑल्सो बाय न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ क्या बोलता है, न्यूटन सेकेंड लॉ से पता चलता है F इज इक्वल टू एम ए। लेट इट बी इक्वेशन 2। अब ये दोनों के दोनों काय की इक्वेशन है, फोर्स की इक्वेशन है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो मैं दोनों का राइट हैंड साइड भी क्या कर सकता हूं, इक्वेट कर सकता हूं। So equating equation 1 and equation 2, we'll say ma is equal to minus k into x. Let it be equation 3। यहां तक कोई तकलीफ, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, नाउ अब मेरे को पता है बच्चों लोग, वी नो जो वेलोसिटी होता है ना, v is velocity, राइट। वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है, ये हम पढ़ के आ रहे हैं, पहले सर्कुलर मोशन में भी पढ़ा हमने। वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सो v इज इक्वल टू dx बाय dt। सही है। ऑल्सो जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन a होता है, वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज dv बाय dt। तो ये d बाई डी टी एज इट इज, इंस्टेड ऑफ v मैं ये वापस से लिख सकता हूं, सो इट विल बिकम d बाई डी टी ऑफ dx बाई डी टी। तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बिकम d स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर। तो ये किसका वैल्यू मिला मुझे, एक्सेलरेशन का वैल्यू मिला। अच्छा, यही एक्सेलरेशन का वैल्यू मैं यहां पे डाल सकता हूं इक्वेशन 3 में। सो आई विल से दैट देयरफॉर इक्वेशन 3 बिकम्स, क्या बन जाएगा बताओ, m एज इट इज इंस्टेड ऑफ a, दिस इज a, तो a के बदले ये डाल देंगे। सो इट विल बिकम d स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स। सही है। अब क्या हो जाएगा, ध्यान देना बच्चों, ये जो m है ये मल्टीप्लाइड है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सही है। सो आई विल राइट d स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के बाय एम एक्स। Now this entire term is negative, will go to that side and become positive. So again d square x upon dt square plus k by m of
एक्स इज इक्वल टू 0। नाउ हियर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो k बाय m होता है ना, दिस इज ओमेगा स्क्वायर, दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो क्या बनेगा इक्वेशन फिर, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन is nothing but differential equation of SHM. This equation is called as differential equation of SHM। ठीक है, बहुत सिंपल है ना। अच्छा, ये सब्स्टिट्यूशन याद रखना, k बाय m जो होता है ना, वो क्या होता है आपका ओमेगा होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, डिफरेंशियल इक्वेशन लिखने के लिए कोई अलग से नई चीज आने वाली है, जो हमने पढ़ा है हमने उसी को यूज किया है। लीनियर एसएचएम हम पढ़ चुके थे, लीनियर एसएचएम में हमने क्या देखा, फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। ये F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये हमने अभी इसके पहले वाले टॉपिक में देखा था। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा, न्यूटन सेकंड लॉ से मुझे पता है F इज इक्वल टू क्या होता है, ma होता है, इक्वेशन 2 हो गया। दोनों में लेफ्ट हैंड साइड फोर्स है, तो राइट हैंड साइड में इक्वेट कर सकता हूं, सो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, सो ma इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स, लेट इट बी इक्वेशन 3। अब मुझे पता है वेलोसिटी जो होता है v, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सो v इज इक्वल टू dx बाय dt। सही है, मुझे ये भी पता है जो एक्सेलरेशन होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, तो a इज dv बाय dt। बस क्या किया है बच्चा लोग, ये जो v की वैल्यू है ना, दिस इज v, तो ये v की वैल्यू यहां से मैंने ये डाल दिया, d बाई डी टी एज इट इज, देखो d बाई डी टी एज इट इज, v के वैल्यू के बदले ये डाल दिया, तो इसको डबल डेरिवेटिव फॉर्म में लिखते हैं। तो इक्वेशन 3 क्या बन जाएगा फिर, a के बदले मैं ये वैल्यू डाल दूंगा m एज इट इज, इंस्टेड ऑफ a आई विल राइट दिस d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर एंड देन माइनस k इनटू x। दिस m इज मल्टीप्लाइड, इट विल गो टू दैट साइड, डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस k बाय m। अच्छा, ये पूरा टर्म नेगेटिव है, इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा और उधर 0 हो जाएगा। ये जो k बाय m है ये ओमेगा स्क्वायर होता है, तो ये ओमेगा स्क्वायर डाल दिया और फिर ये जो इक्वेशन तैयार हो गया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। ठीक है, तो बहुत ही आसान टॉपिक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है SHM में, उसका एक्सप्रेशंस क्या है। ठीक है, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन अभी आया है उसी को यूज करके हम लोग आगे डिराइव करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन, दैट इज A, कॉमा वेलोसिटी, दैट इज V, एंड displacement, that is x in SHM। क्या है ये भी हमने पढ़ना है। ठीक है, दिस इज अवर स्कोप, जो अभी हमको ये पढ़ना है। तो ये पढ़ने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी वो हम देखते हैं, और कैसे होगा ये भी देखते हैं। नाउ प्लीज सी बच्चा लोग, अभी हमको पता है डिफरेंशियल इक्वेशन देख चुके हम लोग, so we know the differential equation of SHM is given by, अभी देखा ना हमने डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे दिया जाता है, ये देखा हमने, ये दिया जाता है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0 है, ये अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा। सही है, तो अब मैं क्या करूंगा, ये प्लस है, प्लस उधर जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस बनेगा, सो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। फर्दर अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, ये जो डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर होता है, इसी को तो एक्सेलरेशन बोलते हैं ना। ठीक है, सो वी नो दिस डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इटसेल्फ इज एक्सेलरेशन, सो ए विल बिकम नाउ माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन, this is the expression of acceleration
किसके फॉर्म में? एक्स के फॉर्म में। एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट इन द टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएल। सही है, तो ये मुझे मिल गया। यहां तक कोई तकलीफ? बहुत आसान है ना। अब आगे बढ़ता हूं बच्चों लोग। जैसे कि मुझे पता है जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है? डीवी बाई डी टी होता है। सही है, तो ये एक के बदले मैं डीवी बाई डी टी डाल दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। सही है। अच्छा, अब थोड़ा सा ध्यान दो, ये डीवी बाई डी टी है, वहां पे लेके जाऊंगा टी हो जाएगा, है ना। तो अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट dt के फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे कोई भी वेरिएबल t का नहीं है, तो मुझे वेरिएबल t का करना पड़ेगा। तो वेरिएबल t करने के लिए हम यहाँ पे एक छोटा सा मैनिपुलेशन करते हैं। तो नाउ प्लीज सी हियर, dv बाई dt था, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि जरा ध्यान से देखना, dv बाय dx इंटू dx बाई dt लिख सकते हैं ना। देखो कभी भी मैं dx कट दूंगा तो dv बाई dt बन जाएगा। सही है, तो देयरफॉर ये जो dv बाई dt था इसके बदले क्या लिखेंगे? dv बाई dx इंटू dx बाई dt, और इस तरफ माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स एज इट इज। अच्छा, ये जो dx बाई dt है ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेलोसिटी होता है। सो दिस इज नथिंग बट v। तो ये जो है ये v है, ठीक है, और फिर ये dv बाई dx एज इट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर dx। अब मैं क्या करूंगा बच्चों लोग, ये dx को उधर भेज देते हैं, है ना। अगर dx उधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इट विल बी v dv इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। अब देखो v का वेरिएबल dv, x dx एक तरफ कर दिया मैंने, वेरिएबल सेपरेट कर लिए, तो अब मैं बेसिकली इंटीग्रेशन कर सकता हूं। सो इंटीग्रेट बोथ साइड। अगर मैं यहां पे इंटीग्रेट करता हूं तो यहां पे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू v होगा, सही है, और यहां पे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x होगा। अच्छा, मुझे पता है इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला, यहां पे लिख देता हूं x रेज़ टू n इज इक्वल टू x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। दिस इज फॉर्मूला, ठीक है। तो v के फॉर्म में, तो v प्लस 1 अपॉन मतलब v रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब यहाँ पे कुछ भी पावर नहीं, मतलब क्या है? 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉन्स्टेंट, और x dx क्या बनेगा? x स्क्वायर बाय 2 प्लस c, वेयर c इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं समझा है तो मैं आपको ये x रेज़ टू n बोला, मान लो अगर x की पावर 1 है तो ये क्या हो जाएगा? x रेज़ टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 दैट इज x स्क्वायर बाय 2, है ना। तो कुछ नहीं होता है तो क्या होता है? 1 होता है। अच्छा, ये x के वेरिएबल में था, तो v के वेरिएबल में सिर्फ v है तो v रेज़ टू 1 होगा, तो वो भी इसी तरीके से v रेज़ टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 दैट इज v स्क्वायर बाय 2, और कुछ नहीं है मतलब 1 है जो मैंने यहाँ पे बता दिया। तो ये बेसिक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, ठीक है। तो नाउ ये जो मेरे पास इक्वेशन आ गया, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। अब ये c जो है, where c is constant of इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का कांस्टेंट है, इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब c की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम कुछ कंडीशन यूज करेंगे। जैसे कि मुझे पता है एक्सट्रीम पोजीशन की बात करता हूं, ठीक है, पार्टिकल ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है, तो मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? 0 होता है, और एक्सट्रीम पोजीशन मतलब उससे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होने वाला नहीं, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मैक्सिमम होता है, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं, बराबर है। तो मैं यहां पे ये लिखने वाला हूं, एट एक्सट्रीम पोजीशन। याद रखो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 होती है बच्चों। अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 नहीं होती तो वो और आगे जाता ना, तो उसको एक्सट्रीम नहीं बोलते। एक्सट्रीम पे वेलोसिटी 0 हो जाती है इसलिए वो वापस वहां से रिटर्न हो जाता है, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज एक्सट्रीम। अगर वेलोसिटी 0 नहीं होती तो और आगे जाता, ठीक है। सो वेरी फर्स्ट थिंग, एट एक्सट्रीम पोजीशन v इज इक्वल टू 0 एंड डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो मैक्सिमम होता है, तो उसको हम बोल देते हैं प्लस और माइनस e।
तो इक्वेशन 2 क्या बनेगा अभी? देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स, क्या बनेगा देखो बच्चा लोग, ये v स्क्वायर बाई 2 एज इट इज, ठीक है, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, ये आपका इक्वेशन 2 था। अब मैं यहाँ पे वैल्यू डालता हूँ, v के बदले क्या डालना है, 0 डालना है, तो 0 का स्क्वायर 0 डिवाइड बाई 2 इज 0, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, x के बदले क्या लिया है, प्लस और माइनस a, तो ये a स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2 प्लस सी। अच्छा, ये माइनस है उधर जाएगा, क्या बनेगा, प्लस बनेगा, सो आई विल गेट c इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाय 2। तो मैंने क्या किया, ये कंडीशन यूज किया जिसको बाउंड्री कंडीशन भी बोल सकते हैं, मतलब जो फिक्स वैल्यू की कंडीशन पता होती है उसको बाउंड्री कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 थी, क्यों 0 थी ये मैंने आपको समझा दिया, अगर 0 नहीं होगी तो वो और मूव करेगा। लीनियर एसएचएम में भी हमने देखा एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 होती है और मेन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है जिसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, तो मैंने ए ले लिया। तो इक्वेशन 2 के अंदर डाला, ये इक्वेशन 2 था, इसके अंदर डाला, सी की वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो नाउ इक्वेशन 2 क्या बन जाएगा बताओ, ये v स्क्वायर अपॉन 2 एज इट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एज इट इज, इंस्टेड ऑफ c ये डाल देंगे, दैट इज ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाय 2। तो अब देखो सब में 2 डिनोमिनेटर सेम है तो कट जाएगा एंड वी विल गेट v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। सही है, कोई कंफ्यूजन इसको लेके, जाओ मैं आगे। अच्छा, v स्क्वायर एज इट इज, ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेता हूं, तो अब यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन है, तो यहां से ओमेगा स्क्वायर गया तो यहाँ पे बचेगा a स्क्वायर, यहां से ओमेगा स्क्वायर गया तो क्या बचेगा, माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट, इफ आई टेक स्क्वायर रूट तो v स्क्वायर का v हो जाएगा, प्लस और माइनस ये ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा हो जाएगा, और ये स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सही है, दिस इज नथिंग बट this is the expression of velocity in terms of displacement। ये भी क्या है बच्चा लोग, एक्सप्रेशन है किसका, वेलोसिटी का, लेकिन किसके फॉर्म में, डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में, ठीक है। तो मैं फिर से आपको ये समझाता हूं क्या किया है हमने। हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट निकालने का एसएचएम में, ठीक है। तो विल स्टार्ट विद एक्सेलरेशन। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिफरेंशियल इक्वेशन देखा, हमको अभी डिफरेंशियल इक्वेशन पता है कैसे दिया जाता है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये प्लस है, ये उधर जाएगा माइनस बनेगा, ठीक है। दूसरी चीज, ये जो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर है इसी को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो ये प्लस उधर गया माइनस और इसी को एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो इसके बदले ए डाल दिया और ये एज इट इज, सो ये मेरा एक्सप्रेशन बन गया एक्सेलरेशन का इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बहुत सिंपल था। अच्छा, मुझे ये भी पता है जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। dv बाई dt इज नथिंग बट एक्सेलरेशन, राइट। तो a के बदले dv बाई dt लिख दिया और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स एज इट इज, a इज इक्वल टू dv बाई dt। ध्यान देना प्लीज, इस इक्वेशन में a के बदले dv बाई dt डाल दो, ये सब एज इट इज। अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे वेरिएबल x है और यहाँ पे वेरिएबल t है, तो मुझे t से x में जाना है, इसलिए मैंने एक छोटा सा मैनिपुलेशन किया। dv बाई dt को हम लिख सकते हैं dv बाई dx इंटू dx बाई dt। ये मैनिपुलेशन याद रखो, ठीक है। दिस इज नथिंग बट एडजस्टमेंट, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये कभी भी अगर मैं इसको काट दूंगा ना तो ये वही बनेगा। तो dv बाई dt के लिए ये एडजस्टमेंट जो है ये बना दिया, तो dv बाई dt के लिए ये डाल दिया और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स एज इट इज। अच्छा, ये एडजस्टमेंट करने का फायदा क्या हुआ, फायदा ये है कि dx बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो dx बाई dt के बदले v आ गया, इसके बदले ये, और ये dv बाई dx। तो एडजस्टमेंट करने का फायदा ये हुआ, जो वेरिएबल t था अब वो वेरिएबल t हट गया और क्या बन गया, x बन गया। तो दिस इज द एडवांटेज विच वी गेट। समझ में आ गया, ओके। अब ये dx डिवाइड में उधर गया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैंने क्या कर दिया, v को एक तरफ वेरिएबल और x को एक तरफ कर दिया। अब मैं इंटीग्रेशन कर सकता हूं, तो इंटीग्रेशन v dv इंटीग्रेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर x dx।
एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, जनरल फॉर्मूला है। अच्छा, कुछ भी नहीं है एक्स के पावर, मतलब वो क्या हो गया, वन हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन। जैसे एक्स का फॉर्म है उसी तरह एन का भी फॉर्म हो सकता है, मतलब वी का भी फॉर्म हो सकता है, किसी और वेरिएबल का भी फॉर्म हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, वन है, तो वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन, सो वी स्क्वायर बाय टू। ओमेगा स्क्वायर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो एक्स वेरिएबल है, ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय टू। ये इक्वेशन 2 हो गया। यहाँ पे c आ गया, c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। व्हेनेवर वी परफॉर्म इंटीग्रेशन वी पुट अ कांस्टेंट, दैट इज c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, तो कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हमको कोई नोन कंडीशन यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नोन कंडीशन क्या है, जो एक्सट्रीम पोजीशंस होते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन पे जो वेलोसिटी है वो जीरो होता है। क्यों जीरो होता है, अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे मैं वेलोसिटी जीरो नहीं लूंगा तो पार्टिकल और आगे जाएगा, और अगर और आगे जाएगा तो फिर उसको एक्सट्रीम पोजीशन नहीं बोलेंगे। एक्सट्रीम मतलब यहां से पार्टिकल जा रहा है, वो पोजीशन पे जाके पार्टिकल वापस रिटर्न आ जाएगा, उसके आगे नहीं जाएगा, तो वापस रिटर्न आ जाएगा, मतलब उस पर वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो हो गई। सो वेरी फर्स्ट थिंग, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो होता है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है, एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस ए। सो नाउ दिस इक्वेशन बिकम्स, ये जो इक्वेशन था, ये जो टू था ये एज इट इज। अब मैंने क्या करना है, v को जीरो डालना है, तो v जीरो डाल दिया, ये एज इट इज, माइनस ओमेगा स्क्वायर, x के बदले क्या डालना है, प्लस और माइनस ए, तो x का a स्क्वायर हो जाएगा प्लस c, तो c की वैल्यू मेरी, अब यही वैल्यू c की मैं यहाँ पे डाल दूंगा, तो ये v स्क्वायर बाय टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय टू, और c के बदले ये वैल्यू डाल दी, सही है। अब सब में डिवाइड बाय टू है, तो डिनोमिनेटर कट जाएगा, कॉमन डिनोमिनेटर कैंसिल, ठीक है। अब यहां से ओमेगा स्क्वायर कॉमन लिया, तो ये प्लस वाला और ये माइनस वाला, तो ये मेरे को एक्सप्रेशन मिल गया। तो अब तक मैंने क्या किया, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी किया, अभी क्या बाकी है, डिस्प्लेसमेंट बाकी है, ठीक है। तो मैं आगे लेके चलता हूं इसको, देखो सो नेक्स्ट विल टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट, जो बाकी है अभी इसमें। तो देखो वेलोसिटी मिल चुका है, नाउ वी नो जो वेलोसिटी होता है बच्चा लोग, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, सही बात है। लेकिन v है क्या, v है ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विच इज डी एक्स बाय डी टी, सही है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो है ना, ये dt को ऊपर भेजता हूं और इसको नीचे लेके आ जाता हूं, क्योंकि ये x वाला वेरिएबल एक तरफ और बाकी सब एक तरफ, तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ना, ये उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और ये उधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, बस लेफ्ट हैंड वाले को राइट पे लिख रहा हूं और राइट वाले को लेफ्ट पे, तो ओमेगा इंटू डी टी, सही है। अच्छा, अब x वेरिएबल अलग हो गए, तो फिर से क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, सो इंटीग्रेट अगेन। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन का कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, बच्चे लोग 12th में मैथ्स में इंटीग्रेशन करती है आप लोग, ठीक है। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, यहाँ पे यूज होने वाला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी एक्स। ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, दिस इज द फॉर्मूला विच वी विल बी यूजिंग। बस फर्क क्या है, हमारा स्मॉल ए के बदले क्या है यहाँ पे, कैपिटल ए। सो इंटीग्रेट अगेन, सो व्हेन आई इंटीग्रेट दिस इट बिकम्स, इसको ऐसे लिखूंगा, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओमेगा डी टी, सही है। और इस वैल्यू को लिखा जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू, ओमेगा कांस्टेंट है उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट, इंटीग्रेशन dt, जैसे इंटीग्रेशन dt की बात कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन dx जो होता है ना, वो क्या होता है, x होता है, तो उसी तरह इंटीग्रेशन dt जो होगा वो क्या होगा, t होगा। अगेन दिस इज फॉर्मूला, तो ये क्या हो जाएगा, t प्लस फाइव, जैसे यहां पे हमने यूज किया था c एज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यहां पे हम यूज कर रहे हैं फाइव, ठीक है बच्चा लोग। तो मेरे को इक्वेशन क्या मिला, मैं यहां पे लिख देता हूं अपना इक्वेशन, साइन इनवर्स x अपॉन a इज इक्वल टू ओमेगा t प्लस फाइव।
मैं फिर से समझाता हूँ। वेलोसिटी dx/dt होता है, ठीक है। तो v के बदले v का एक्सप्रेशन मुझे पता है, लिख दिया dx/dt एज इट इज। मैंने टर्म्स को अरेंज किया, ये डिवाइड में आ गया, ये उधर मल्टीप्लाई पे चला गया, ठीक है, और इंटीग्रेट किया। यहाँ पे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला √a² - x² dx विल बी sin इनवर्स x/a होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने उस फॉर्मूले के हिसाब से sin इनवर्स x/a आया। ओमेगा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन dx x होता है तो इंटीग्रेशन dt क्या होगा, t होगा। सो ओमेगा इंटू टी। और ये फाई, अगेन फाई इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहां पे मेरे को ये इक्वेशन मिल चुका है। अब यहां से अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन चाहिए तो बहुत सिंपल सी बात है, ये साइन इनवर्स है ना, साइन इनवर्स उधर जाएगा तो क्या बनेगा, साइन बनेगा। तो अगर ये उधर जाएगा साइन बनेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x/a बचेगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, और ये a डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई, सो x विल बी a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये जो मुझे मिला, ये क्या मिला, एक्सप्रेशन मिला किसका, डिस्प्लेसमेंट का। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन SHM एट टाइम t, ठीक है बच्चा लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से बोल रहा हूं, साइन इनवर्स है, उधर जाएगा क्या बनेगा, साइन बनेगा। जैसे साइन है इक्वल के उस तरफ का तो इनवर्स बनता है, उसी तरह इनवर्स वापस से इक्वल के इस तरफ आया तो क्या बन जाएगा, साइन, ठीक है। तो अब यहां तक मेरी काम हो चुका है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने यहाँ पे बात करनी है डिस्प्लेसमेंट की अलग अलग कंडीशन की, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के दो केसेस बनाएंगे हम लोग कि मीन पोजीशन से अगर पार्टिकल चालू होता है उसका डिस्प्लेसमेंट तो क्या रहेगा, और एक्सट्रीम पोजीशन से पार्टिकल मोशन परफॉर्म चालू करता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा। सो दिस टू थिंग्स वी विल सी नाउ। सो लेट्स सी हियर केस 1, particle starts motion from mean position. Now see here, when I say mean position पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो होता है। लीनियर एसएचएम में आपने देखा वो स्प्रिंग वाला डायग्राम में जो सेकेंड केस था, वहां पे मैंने बताया था x इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। सो मीन पोजिशन, सो दैट इज एट x इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 0। स्टार्ट हो रहा है ना, तो स्टार्ट हो रहा है तो टाइम तो 0 ही हो गया, और मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है इसलिए x भी 0। तो नाउ प्लीज सी हियर, अगर x 0 हो जाएगा तो साइन इनवर्स 0 हो जाएगा और t भी 0, तो ये भी हट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ फाइव बचेगा। तो फाइव क्या होगा बताओ, साइन इनवर्स 0 किसके लिए होता है, 0 डिग्री के लिए होता है। सो फाइव विल बिकम 0 डिग्री और फाइव विल बिकम 2 पाई रेडियन, ठीक है। तो जब पार्टिकल चालू करता है मोशन मीन पोजीशन से तो फाइव क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अगर फाइव 0 हो गया है, ठीक है, इफ फाइव 0 देन आई विल से दैट ये जो इक्वेशन है ये क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। इतना ही बचेगा ना, फाइव हट गया। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन। दिस इज expression for displacement of particle starting from mean position, ठीक है बच्चा लोग। नाउ केस 2, अब केस 2 में हम बात करेंगे पार्टिकल अगर एक्सट्रीम पोजीशन से चालू हो रहा है तो क्या होगा उसका, ठीक है। सो पार्टिकल स्टार्ट्स मोशन फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। लेट्स सपोज एक्सट्रीम पोजीशन से पार्टिकल अपना मोशन चालू कर रहा है। तो जब एक्सट्रीम पोजीशन की बात होती है तो एक्सट्रीम पोजीशन पे जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग,
उसी को ही एम्पलीट्यूड बोलते हैं। सो एट एक्सट्रीम पोजीशन x इज इक्वल टू प्लस और माइनस a, और क्योंकि स्टार्ट हो रहा है तो टाइम 0। तो फिर से आ जाओ ये इक्वेशन पे, x a डाल दूंगा तो a बाय a कट जाएगा, साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 किस एंगल के लिए साइन इनवर्स 1 होता है? साइन 91 होता है, तो मतलब साइन का फंक्शन क्या हो जाएगा? पाई बाय 2 हो जाएगा ये। अच्छा t0 तो ये हट जाएगा और बचेगा क्या? फाई। तो फाई इज इक्वल टू पाई बाय 2। देखो जब फाई की वैल्यू 0 या फाई की वैल्यू पाई बाय 2 आ रही है ना, कहां से आ रही है? इस इक्वेशन से आ रही है। ठीक है, तो फाई पाई बाय 2 हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई था, तो उसके बदले क्या हो जाएगा? a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। अच्छा, साइन पाई बाय 2 बोले तो 90 प्लस थीटा इज नथिंग बट कॉस थीटा। तो फिर ये क्या हो जाएगा? a कॉस ओमेगा टी। ठीक है, रीजन क्या है यहाँ पे? सिंस साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है बच्चों लोग, तो ये क्या हो गया? ये एक्सप्रेशन हो गया किसका? डिस्प्लेसमेंट का। अगर पार्टिकल कहां से चालू हो रहा है? एक्सट्रीम पोजीशन से। तो मैं यहां पे लिखता हूं दिस इज एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम। तो ये हमने अभी क्या किया? खत्म किया। ठीक है, ये जो इक्वेशंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इक्वेशंस को याद रखना। कैसे आया है? बहुत सिंपल तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है, थोड़ा सा ध्यान दोगे सब समझ में आएगा। अच्छा, जो बच्चे मैथ्स ड्रॉप कर देते हैं 12th में, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बिकॉज अब देखोगे ना यहाँ पे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले यूज किए। अगर आपने मैथ्स ड्रॉप कर दिया तो आपको इंटीग्रेशन में तकलीफ होगी, इसलिए मैंने जगह जगह पे स्टैंडर्ड फॉर्मूले लिख दिए। पहले भी लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे अगर आपका मैथ्स नहीं है तो। जिन बच्चों का मैथ्स है उनको फटाक से याद रह जाएगा, बिकॉज इंटीग्रेशन डेरिवेटिव वो करते हैं मैथ्स। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन टाइम t। तो अभी जो हमने देखा, हमने क्या किया? एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन निकाला। ये जो एक्सप्रेशन था ये ज्यादातर किसके फॉर्म में था? एक्सेलरेशन का भी जो इक्वेशन निकाला a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में था। वेलोसिटी का जो इक्वेशन निकाला v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर से वो भी किसके फॉर्म में था? डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में था। ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन निकाला वो किसके फॉर्म में निकाला? टाइम के फॉर्म में निकाला था। ठीक है, और उसको हमने बाइफरकेट भी किया, मेन पोजीशन से चालू होगा तो एक्सट्रीम पोजीशन से चालू होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है वेलोसिटी एक्सेलरेशन हमने जो है डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में निकाला था, टाइम के फॉर्म में नहीं। तो अभी टाइम के फॉर्म में निकालने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो वी नो, अब अपने को ये तो पता चल चुका है कि एक्स का जो इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट वो कैसे दिया जाता है? वो दिया जाता है a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। दिस वी हैव सीन, ये डिराइव कर चुके हैं हम लोग कैसे आता है। ठीक है, तो अब ये डिस्प्लेसमेंट है, राइट? तो मुझे क्या चाहिए? वेलोसिटी चाहिए। तो हाउ डू वी गिव वेलोसिटी? वेलोसिटी इज v which is dx by dt, that is rate of change of displacement। तो ये a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव हो जाएगा। सही है, अब इसका डेरिवेटिव करना है मुझे। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो सबसे पहले डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t कर रहा हूं। तो t कर रहा हूं तो बच्चा लोग आप समझो a कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो इट विल बी d बाई dt ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अच्छा, अब फिर से जिनका मैथ्स नहीं उनको प्रॉब्लम हो जाएगी डेरिवेटिव के फॉर्मूले में। तो साइन का डेरिवेटिव जो होता है ना बच्चों लोग, साइन थीटा का d बाई डी टी। ठीक है, साइन का डेरिवेटिव ये जो होता है ये कॉस थीटा होता है। ठीक है, फॉर्मूलेज बता रहा हूं मैं आपको। और अगर कॉस का करते हैं, कॉस का डेरिवेटिव, तो होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें आता है बच्चा लोग कंपोजिट फॉर्म भी। कंपोजिट फॉर्म का मतलब, मान लो मैं इसको dt कर रहा हूं और यहां पे लिख रहा हूं ओमेगा टी। तो अब देखो t का वेरिएबल है लेकिन उसके साथ एक एडिशनल टर्म है,
तो साइन का डेरिवेटिव जो होता है वो क्या होता है, कॉस होता है ओमेगा टी एज इट इज, और फिर इसका भी डेरिवेटिव देखा जाता है, या फिर टी के साथ जो टर्म है उसको बाहर लिखा जाता है। ठीक है, सिमिलरली डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी लिखूंगा तो क्या होगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा कंपोजिट फॉर्म है इसलिए बाहर। तो ये सब में प्रॉब्लम होता है जिनका मैथ्स नहीं है उनको, इसलिए मैथ्स होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये ए एज इट इज डी बाई डी टी डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो साइन का डेरिवेटिव कंपोजिट फॉर्म में क्या है, साइन का डेरिवेटिव कॉस है, तो सबसे पहली चीज कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, और फिर जो ब्रैकेट है उसका भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं, तो ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाता है और ये ओमेगा बाहर आता है। तो वेलोसिटी क्या बना, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी इन टाइम। नाउ नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे बच्चों लोग, एक्सेलरेशन मुझे पता है इट इज dv बाय dt। सो अगेन d बाय dt ऑफ v बोलो तो ये दैट इज a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस 5। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हो डेरिवेटिव, तो ये ओमेगा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, d बाई dt ऑफ cos ओमेगा t प्लस 5। अच्छा, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, ये ओमेगा एज इट इज बताया मैंने, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, कंपोजिट फॉर्म में भी माइनस, तो कंपोजिट फॉर्म में तो पहली चीज माइनस आएगा, तो माइनस यहाँ पे, और साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब करना क्या है, इसका भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, फर्स्ट टर्म का ओमेगा टी से ओमेगा निकलेगा, और दूसरा 5 सेकंड टर्म में, लेकिन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हो तो 5 क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो उसका डेरिवेटिव 0, तो सिर्फ ओमेगा ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ए ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 5। दिस इज नथिंग बट योर एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन। तो हमने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशन निकाला, किसके फॉर्म में, टाइम के फॉर्म में। देखो ना, ये तो ऑलरेडी हम डिराइव कर चुके थे। अब वेलोसिटी निकाला टाइम के फॉर्म में, एक्सेलरेशन निकाला टाइम के फॉर्म में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे इन्हीं चीजों की, डिस्प्लेसमेंट की, वेलोसिटी की और एक्सेलरेशन की एक्सट्रीम पोजीशन पे इनकी वैल्यू क्या रहेगी। ठीक है, तो एक्सट्रीम वैल्यूज क्या रहेगी, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन देखना है अभी अपने को। So next is extreme values of displacement, velocity and acceleration। ये एक्सट्रीम वैल्यू निकालनी है। ठीक है बच्चा लोग, बहुत आसान है, थोड़ा ध्यान दो, समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए करते हैं। तो मुझे पता है डिस्प्लेसमेंट कैसे दिया जाता है, वी नो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट की जब मैं बात करता हूं तो इसकी एक्सट्रीम कंडीशन, एक्सट्रीम वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, डिपेंड करती है मीन पोजीशन पे और एक्सट्रीम पोजीशन पे। ठीक है, सो हियर वेरी फर्स्ट थिंग, एट मीन पोजीशन, जब मैं मीन पोजीशन की बात करता हूं तो मीन पोजीशन पे आपको ये समझना है कि साइन का ये जो ओमेगा टी प्लस 5 एंगल है that becomes 0 such that sin 0 will be 0 and I will say that x will be 0। ठीक है, so when we say x is equal to a sin omega t plus 5, ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, डिराइव कर चुके हैं। तो मीन पोजीशन पे बच्चा लोग ये जो साइन का एंगल है ना, ये 0 होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, sin ओमेगा t plus 5 will be sin 0 which will be 0। तो जब ये sin 0 हो जाएगा, ये a से मल्टीप्लाई करने की वजह से x भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, 0 इज मिनिमम वैल्यू, सो x इज मिनिमम। सो एट मीन पोजीशन
displacement of the particle is 0. नेक्स्ट एट एक्सट्रीम पोजीशन देखते हैं क्या होगा। सी नाउ, जब एक्सट्रीम पोजीशन की बात करता हूं तो एक्सट्रीम पोजीशन पे हमको पता है एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम करने के लिए ये जो ओमेगा टी प्लस फाइव है ये क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो ये मैक्सिमम मतलब साइन का टर्म मैक्सिमम होना चाहिए, तो इट शुड बी पाई बाय 2 सच दैट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव बोले तो साइन ये ब्रैकेट ओमेगा टी प्लस फाइव के बदले पाई बाय 2 विच इज 1 हो जाएगा। तो x क्या बन जाएगा, प्लस और माइनस। दिस इज नथिंग बट एट एक्सट्रीम पोजीशन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। देयरफॉर एट एक्सट्रीम पोजीशन displacement of the particle is maximum, ठीक है, that is amplitude। तो ये हमने क्या किया बच्चा लोग, डिस्प्लेसमेंट की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाला। मेन पोजीशन पे मिनिमम होता है that is 0, ठीक है, is minimum I will say that is 0 एंड एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होता है दैट इज एम्पलीट्यूड। अब हम बात करेंगे वेलोसिटी की। सो नेक्स्ट इज वेलोसिटी की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो मुझे पता है अगेन वेलोसिटी का इक्वेशन कैसे दिया रहता है, क्या है इक्वेशन, वी नो v इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सही है। तो सबसे पहला अगेन एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन बोले तो क्या होगा बच्चे लोग, मीन पोजीशन पे x 0 होता है। देखो ना मीन पोजीशन पे x क्या होता है, 0 होता है, राइट। तो अगर x 0 डाल दूंगा तो v विल बिकम 0, हट जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल होके a बचेगा, तो ओमेगा इंटू a। सो आई विल से मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है विच इज दिस, ठीक है। इट कैन बी प्लस, इट कैन बी माइनस। सो आई विल राइट at mean position velocity is maximum, so Vmax is equal to omega into Amax. Now at extreme position, अब जब एक्सट्रीम पोजीशन की बात होती है तो एक्सट्रीम पोजीशन पे x क्या होता है, x a हो जाता है। तो ये एक्सप्रेशन है v का, तो जब मैं ये डालूंगा x की जगह पे a डालूंगा तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर विच विल बी 0 ना, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0, सो v विल बी 0। देयरफॉर एट एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी इज मिनिमम दैट इज 0, हियर मैक्सिमम दैट इज ओमेगा इंटू a, ठीक है। तो ये वेलोसिटी की बात हो गई। सिमिलरली हमने किसकी बात करनी है, हमने बात करनी है एक्सेलरेशन की। तो अब मैं यहां पे एक्सेलरेशन लिखता हूं, थर्ड पार्ट इज एक्सेलरेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या है, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये इक्वेशन है। तो फिर से एट मीन पोजीशन क्या हो जाएगा बताओ, x 0 हो जाएगा। अगर x 0 हो जाएगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, that is at x is equal to 0, I will say acceleration is minimum, that is 0। सही है। at extreme position, जब एक्सट्रीम पोजीशन की बात होती है तो एक्सट्रीम पोजीशन बोला तो क्या, x is equal to a प्लस और माइनस a। तो जब x a हो जाएगा तो यहाँ पे a डाल देंगे तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एंड इट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। तो ये वैल्यूज थी बच्चों लोग मीन पोजीशन की, मैक्सिमम पोजीशन की, ठीक है, किसकी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की। बहुत सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट हम जानते हैं, मीन पोजीशन का x 0, एक्सट्रीम पोजीशन का x प्लस और माइनस a करके देखना है, ठीक है। सो वी गॉट ऑल दी वैल्यूज। ये वैल्यूज याद रखना है बच्चों लोग, ये न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
सेम तरीके से सिर्फ न्यूमेरिकल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो है ना नीट जेडबल पॉइंट ऑफ व्यू की ये फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं वहां पे, है ना। तो ये हो गया एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब हम बात करेंगे बेसिक डेफिनेशंस। टाइम पीरियड क्या होता है, ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, बार बार वर्ड तो यूज कर रहा हूं मैं, एम्पलीट्यूड बता भी दिया हूं, लेकिन डिफाइन करते हैं अभी। एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी क्या होता है एसएचएम में, ठीक है। फिर हम स्प्रिंग्स को लेके आएंगे, स्प्रिंग सीरीज में है तो क्या होगा, स्प्रिंग्स पैरेलल में है तो क्या होगा। So next is amplitude, time period and frequency. We'll try to cover these three topic over here. ठीक है, तो वेरी फर्स्ट एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड हम जान चुके हैं बच्चे लोग कि किसी भी पार्टिकल का कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है मेन पोजीशन से, है ना, मेन पोजीशन से कितना लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ कितना मूव करता है मैक्सिमम, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। सो इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम displacement of the particle from the mean position। किसी भी पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होता है मीन पोजीशन से, उसको क्या बोला जाता है, एम्पलीट्यूड बोला जाता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन। सेकेंड डेफिनेशन है हमारा टाइम पीरियड। अच्छा, एम्पलीट्यूड को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम पीरियड इज टी। अब टाइम पीरियड क्या है, अब ऑसिलेशन परफॉर्म हो रहा है तो एसएचएम में एक ऑसिलेशन परफॉर्म करने के लिए जितना टाइम लगता है उसको बोला जाता है टाइम पीरियड। जब हमने चैप्टर शुरू किया था तब हमने बात की थी किसकी, पीरियडिक की, है ना, पीरियडिक मोशन की बात की। तो मैंने बोला था पीरियडिक मोशन मतलब मोशन अपने आप को रिपीट करता है एक फिक्स टाइम के बाद, और उस टाइम को टाइम पीरियड बोलते हैं, है ना। तो ऑसिलेटरी मोशन भी अपने आप को रिपीट करेगा, तो ऑसिलेटरी मोशन में एक ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा, फिर उसके बाद 2 3 सब सेम ही रहेंगे, तो एक को कितना टाइम लग रहा है, दैट इज नथिंग बट टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड इज, इट इज डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड बाय द पार्टिकल to perform one oscillation in SHL। So टाइम पीरियड की बात करते हैं तो क्या है, डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड बाय द पार्टिकल टू परफॉर्म वन ऑसिलेशन इन एसएचएम। एसएचएम में एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। अब ये टाइम पीरियड का मुझे एक्सप्रेशन निकालना है, ठीक है। So at t is equal to, let's say t plus 2 pi upon omega, at t is equal to t plus 2 pi upon omega, what will be the displacement? तो मुझे पता है x is equal to a sin omega t plus pi होता है बच्चा लोग, बराबर है। तो मैं चाहता हूं कि t is equal to t plus 2 pi omega पे डिस्प्लेसमेंट कितना है ये निकालने की कोशिश करते हैं। देखो x is equal to a sin as it is, omega as it is. Instead of t, I will write here t plus 2 pi upon omega, ठीक है। फिर ये ब्रैकेट क्लोज और प्लस 5 as it is। अब मैं इसको ओपन करता हूं तो क्या होता है देखते हैं। x is equal to a sin, when I open this, omega into t, ठीक है, प्लस अब ये ओमेगा इसके साथ भी है, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए तो मल्टीप्लाई हो गया, इसके लिए मल्टीप्लाई डिवाइड कैंसिल होके 2 पाई बचेगा और प्लस 5, सही है। अच्छा, इसी इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, a sin ओमेगा t प्लस 5 प्लस 2 पाई,
तो ये हो क्या गया, थोड़ा ध्यान दोगे ना तो यूजिंग एक रिलेशन यूज करते हैं, साइन थीटा प्लस 2 पाई इज नथिंग बट साइन थीटा। थीटा की जगह पे क्या है, ये पूरा टर्म थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमको पता है साइन थीटा प्लस 2 पाई क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस पाई बन जाएगा, बिकॉज इंस्टेड ऑफ थीटा वी हैव दिस, फिर थीटा के बदले ये आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, अगर डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन ये था इनिशियल t इज इक्वल टू 0 पे, तो बाद में भी मुझे क्या मिल रहा है, t इज इक्वल टू t प्लस 2 पाई अपॉन ओमेगा पे, यहाँ पे t के लिए था तो t इज इक्वल टू t प्लस 2 पाई अपॉन ओमेगा के लिए भी सेम मिल रहा है। तो सेम मिल रहा है इसका मतलब क्या है, जहां पे पोजीशन अपने आप वापस से रिपीट होने लगती है, मतलब देखो ना ऑसिलेशन परफॉर्म हो रहा था, यहाँ पे था, यहां से वापस घूम के वापस यहाँ पे आ गया, तो सेम डिस्प्लेसमेंट हुआ, सेम पोजीशन पे आ गया, मतलब मैंने एक साइकिल कंप्लीट कर लिया है। तो उसमें जो टाइम लैप्स होगा वही तो टाइम पीरियड है मेरा, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं, मान लो यहाँ पे t इज इक्वल टू टाइम t था, ठीक है, यहां से इतना टाइम लगा t, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट उतना था, फिर मैंने t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा लिया, वहां पे भी घूम के आया तो वापस से डिस्प्लेसमेंट उतना ही मिल रहा है। इफ आई एम गेटिंग सेम डिस्प्लेसमेंट इट मींस आई हैव कंप्लीटेड वन कंप्लीट साइकिल, ऑलराइट। तो यहाँ पे यही समझना है ये रिजल्ट का मतलब क्या है। दिस शोज दैट दिस रिजल्ट shows that the particle attains same displacement after time 2 पाई अपॉन ओमेगा। दिख रहा है ना, पहले डिस्प्लेसमेंट ये था, बाद में भी वही हो रहा है ना। पहले टाइम t के लिए था, बाद में t प्लस 2 पाई अपॉन ओमेगा, मतलब t तो ही इतना ऐड किया, तो इतना ऐड करने के बाद सेम आ रहा है। तो आई विल से दिस रिजल्ट शोज दैट पार्टिकल अटेन सेम डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, है ना। तो सेम डिस्प्लेसमेंट कब होता है, कंप्लीट साइकिल के बाद होता है, इसलिए इस 2 पाई अपॉन ओमेगा को क्या बोला जाएगा, इस 2 पाई अपॉन ओमेगा को टाइम पीरियड बोला जाएगा। Therefore 2 pi upon omega which is t is टाइम पीरियड। क्यों टाइम पीरियड आया ये समझे क्या आप लोग, इसलिए टाइम पीरियड आया क्योंकि वो अपने आप को वापस से रिपीट कर रहा है उस टाइम के बाद, इस टाइम के बाद डिस्प्लेसमेंट सेम हो रहा है, इसलिए इस टाइम को क्या बोला, टाइम पीरियड बोला। सो आई गॉट t is equal to 2 pi upon omega. Let it be equation 1. Now, ध्यान देना थोड़ा सा, मुझे पता है हमने देखा था, क्या देखा था, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k बाय m है, राइट। तो ओमेगा क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ k बाय m होगा। ओमेगा स्क्वायर इज k बाय m, तो ओमेगा इज ऑब्वियसली स्क्वायर रूट ऑफ k बाय m। तो ये ओमेगा स्क्वायर है क्या, ये समझो ना आप लोग। ओमेगा स्क्वायर के क्या था, के था वहां पे f अपॉन x। कैसे f अपॉन x, मुझे पता है ना, वहां पे हमने देखा था f इज इक्वल टू के एक्स था, तो k क्या था, f अपॉन x ही हुआ ना। तो f क्या था, स्प्रिंग फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स, और x क्या था, डिस्प्लेसमेंट, कितना मूव कर रहा है। तो वह k के जगह पे f अपॉन x बोला, तो मैं लिख सकता हूं फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अपॉन मास, ऐसे लिख सकता हूं ना, बिकॉज k इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। दिख रहा है आपको, f इज इक्वल टू k इंटू एक्स है, तो k क्या होगा, f अपॉन x। f इज नथिंग बट फोर्स और x इज डिस्प्लेसमेंट, सो फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट हुआ ये k के जगह पे, और ये मास एज इट इज। अच्छा, मुझे ये भी पता है फोर्स अपॉन मास क्या होता है, देखो f इज इक्वल टू ma होता है, तो f अपॉन m उधर चला जाएगा तो क्या बचेगा, एक्सेलरेशन बचेगा। तो फोर्स अपॉन मास क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। सो हियर आई विल राइट इट एज फोर्स अपॉन मास इज नथिंग बट एक्सेलरेशन,
और ये फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट था, इसलिए एक्सेलरेशन भी क्या होगा, पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट होगा। ये चीजें आपको समझनी है, ठीक है। मैं ये मिटा देता हूं, ये समझ में आ जाएगा ना आपको। एडजस्टमेंट F इज इक्वल टू के इंटू एक्स हम देख चुके हैं, तो के क्या होगा, F अपॉन एक्स। F अपॉन एक्स इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, ये मास एज इट इज। अच्छा, फोर्स अपॉन मास जो है वो एक्सेलरेशन होता है, इसलिए फोर्स अपॉन मास इज एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब मैं इसको मिटा के आगे बढ़ता हूं, तो देखो हम क्या करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो ओमेगा स्क्वायर इज एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, तो ओमेगा क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा, सही है, ओके। तो अब यहां पे ध्यान देना आप लोग, तो t का इक्वेशन क्या था, t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा था, तो 2 पाई अपॉन ओमेगा के बदले क्या लिख सकते हैं, 2 पाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, ये बताना था मुझे, ठीक है। अच्छा, अब वैल्यू की बात, 2 पाई एज इट इज, ओमेगा दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ओमेगा है क्या, ओमेगा ये है ना, स्क्वायर रूट ऑफ के बाय एम। अच्छा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा, तो ये क्या बनेगा, t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m बाय k। तो ये मेरा टाइम पीरियड का इक्वेशन बन गया, ठीक है। कैसे बना, क्या मैनिपुलेशन हुआ, बहुत अच्छे से समझ लो। सबसे पहले चीज तो हमने एम्पलीट्यूड को डिफाइन किया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन। एक मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है पार्टिकल का, उसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। फिर टाइम पीरियड, एक कंप्लीट ऑसिलेशन परफॉर्म करने के लिए एसएचएम में जितना टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन, अपना टाइम पीरियड बोलते हैं। फिर हमने टाइम पीरियड का इक्वेशन निकालने के लिए हमको पता है एट टाइम t, ये जो इक्वेशन है ना, ये किस पे है, दिस इज एट टाइम t के लिए, लेकिन एट टाइम t प्लस 2 पाई ओमेगा के लिए, ये किसके लिए, टाइम t प्लस 2 पाई ओमेगा के लिए, 2 पाई अपॉन ओमेगा के लिए। हमने प्रूफ किया कि टाइम t का और t प्लस 2 पाई अपॉन ओमेगा का जो डिस्प्लेसमेंट है सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एडिशनल टाइम के बाद डिस्प्लेसमेंट वापस उसी जगह पे आया, ठीक है। मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो 2 पाई अपॉन ओमेगा है ना, ये टाइम पीरियड है। तो दिस रिजल्ट शोज दैट द पार्टिकल अटेन सेम डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम 2 पाई अपॉन ओमेगा, देयरफॉर 2 पाई अपॉन ओमेगा इज t व्हिच इज टाइम पीरियड। तो यहां से t चाहिए मुझे, 2 पाई अपॉन t, दैट इज t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। मुझे पता है ओमेगा स्क्वायर क्या है, k अपॉन m, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ k अपॉन m। अच्छा, k क्या है, k जो था f अपॉन x था, दैट इज फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, तो k के बदले फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, m इज मास। अच्छा, ये भी मुझे पता है फोर्स अपॉन मास क्या होता है, फोर्स अपॉन मास जो होता है एक्सेलरेशन होता है, इसका एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा ना, ये ओमेगा स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट आ जाएगा इधर, तो t अपॉन 2 पाई ओमेगा, ओमेगा इज दिस लिख दिया, तो t अपॉन t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो 2 पाई एज इट इज, ओमेगा के बदले ये वैल्यू, अब ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा, सही है। तो ये टाइम पीरियड का इक्वेशन है। अब इसके बाद हमने बात करनी है फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी होता क्या है बच्चा लोग, फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करूं तो फ्रीक्वेंसी मतलब एक ऑसिलेशन को जितना टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोल दिया, लेकिन एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म बाय अ पार्टिकल इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। एक सेकेंड में या फिर यूनिट टाइम में कितना ऑसिलेशन परफॉर्म हो रहा है उसको क्या बोलते हैं बच्चा लोग, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो अब मैं फ्रीक्वेंसी डिफाइन करता हूं, फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन देखते हैं क्या आता है। So third, I will talk about frequency. Frequency we will be representing using n. So सबसे पहले it is defined as the number of oscillations performed in 1 second. एक सेकेंड में कितना ऑसिलेशन हुआ,
एक सेकेंड में कितना ऑसिलेशन हुआ वो फ्रीक्वेंसी है, और एक ऑसिलेशन को कितना टाइम लगा वो टाइम पीरियड है। कंफ्यूज नहीं होना, बहुत आसान है ये। एक सेकेंड में जितना ऑसिलेशन हुआ एक सेकेंड में उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, और एक ऑसिलेशन को जितना टाइम लगा वो क्या है, टाइम पीरियड। ठीक है, सो इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म्ड इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में जितने भी ऑसिलेशन होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, 50 होंगे, वो फ्रीक्वेंसी, और एक ऑसिलेशन को जितना भी टाइम लगेगा, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, वो टाइम पीरियड होगा। सो हमेशा याद रखना इनका रिलेशन है, जो फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है। अब टाइम पीरियड में निकाल चुका हूं तो उसका वैल्यू लिख देंगे, टू पाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ m बाय k। ठीक है, अच्छा ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर उल्टा हो जाएगा, सो इट विल बिकम n इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ k बाय m। तो ये फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन मिल गया। ठीक है, तो ये अपना टॉपिक था एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक, नेक्स्ट अब ये जो है ना, इसी से ना स्प्रिंग का टॉपिक खुलता है। ठीक है, अब एक स्प्रिंग थी, अगर मैं कंपोजिट स्प्रिंग अरेंजमेंट करूं, मतलब बहुत सारे स्प्रिंग यूज करूं, तो कैसा उसका इक्विवेलेंट होगा, क्या निकाला जाएगा, ये हमने देखना है अभी। ठीक है, सो नेक्स्ट इज स्प्रिंग कॉम्बिनेशन। स्प्रिंग कॉम्बिनेशन, अगर एक से ज्यादा स्प्रिंग यूज करते हैं तो कैसे इसको निकाला जाता है, यह भी हमने देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले जब स्प्रिंग कॉम्बिनेशन की बात करता हूं, इट कुड बी सीरीज कॉम्बिनेशन, इट कुड बी पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले स्प्रिंग्स इन सीरीज। अच्छा, सीरीज में कैसे पहचानते हैं? When springs are connected one after the other such that they form one complete length, then it is called as springs in series. When springs are connected one after the other such that they form one spring system, then it is called as springs in series. ठीक है, इसको समझने के लिए मान लो ये एक स्प्रिंग है, ये दूसरा स्प्रिंग है, ठीक है, और ये मास कनेक्टेड है, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2। अच्छा, जब भी स्प्रिंग सीरीज में रहती है ना, अब आप एक समझो, ये जो मास है इसके लिए भी एक्टर है, ये जो मास है इसके लिए भी एक्टर है, तो मास की वजह से फोर्स बनेगा ना, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ, तो फोर्स इसके लिए भी वही रहेगा और इसके लिए भी वही रहेगा। सो व्हेनेवर देयर आर स्प्रिंग्स इन सीरीज, फॉर सीरीज ऑलवेज रिमेंबर मास सेम होता है, इसलिए फोर्स भी जो होती है वो क्या होती है, सेम होती है। सो हियर आई एम राइटिंग फॉर springs in series, the force acting on each spring is same, let's say F। ठीक है, लेकिन इनका जो एक्सटेंशन है अलग अलग होगा, क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है, तो कोई कम कंप्रेस कम एक्सपांड होगी, कोई ज्यादा एक्सपांड होगी स्प्रिंग, ठीक है, कोई कम स्ट्रेच होगी, कोई ज्यादा स्ट्रेच होगी। फोर्स सब पे सेम आ रहा है, लेकिन स्ट्रेचिंग सबका अलग अलग हो सकता है डिपेंडिंग ऑन स्प्रिंग का कांस्टेंट अलग अलग है, इसलिए। ठीक है, सो फॉर स्प्रिंग्स इन सीरीज द फोर्स एक्टिंग ऑन ईच स्प्रिंग इज सेम। लेट E1
and E2 be the extensions produced in the spring with constant K1 and K2 respectively। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला K1 K2 अलग अलग कांस्टेंट है, तो भले सेम फोर्स है लेकिन मटेरियल अलग होने की वजह से K अलग हो सकता है। ठीक है, तो होगा क्या, दोनों जो स्प्रिंग है वो अलग अलग एक्सपांड हो सकता है ना, तो दोनों भी अलग अलग एक्सटेंशन प्रोड्यूस कर सकता है ना। अब मुझे ये पता है कि जो K की बात करते हैं या फोर्स की बात करते हैं, तो फोर्स क्या था, फोर्स हमको पता है इट इज K इंटू एक्स था डिस्प्लेसमेंट, तो x के बदले क्या आ गया, अभी इलोंगेशन आ गया है ना। अब तक अपन क्या यूज कर रहे थे, F इज इक्वल टू K इंटू एक्स, राइट, रिस्टोरिंग फोर्स, बट यहाँ पे x की जगह पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, E है। ठीक है, अगर आप चाहो ठीक है तो कोई बात नहीं, मैं इसको x के बदले मतलब E के बदले x1 x2 के फॉर्म में भी लेके आता हूं, कोई बात नहीं। F इज इक्वल टू K इंटू एक्स, ऑलराइट ना, क्योंकि फोर्स सेम है। यहां से मुझे बताओ x1 क्या होगा या x क्या होगा, इट विल बी F अपॉन K। सो व्हाट विल बी x1, x1 विल बी F अपॉन K1, x2 विल बी F अपॉन K2। सही बात है ना। देखो F इज इक्वल टू K x हम जानते हैं, मैंने x निकालना है तो K उधर जाएगा, डिवाइड होगा F अपॉन K। x1 विल बी F1 अपॉन K1, x2 विल बी F2 अपॉन K2, बट F सेम है इसलिए F1 F2 नहीं यूज किया। नाउ ये स्प्रिंग भी कुछ स्ट्रेच होगा, ये स्प्रिंग भी कुछ स्ट्रेच होगा, दोनों मिलके टोटल इलोंगेशन देगा, टोटल एक्सटेंशन देगा। सो टोटल एक्सटेंशन x इज गिवन बाय दोनों का एडिशन, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2। सही है, तो अब यहां पे x के बदले मैं F अपॉन K लिख सकता हूं, दैट इज K इक्विवेलेंट, और x1 के बदले F अपॉन K1, F2 के बदले F अपॉन K2। अच्छा, ऊपर सबका F, ये F अपॉन K इक्विवेलेंट एज इट इज, इधर F कॉमन ले लो ऊपर तो 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 हो जाएगा, F कट जाएगा। सो आई विल गेट 1 अपॉन K इक्विवेलेंट इज 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। दिस इज नथिंग बट इक्विवेलेंट फॉर सीरीज। जब भी सीरीज होगा तो K इक्विवेलेंट इस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, तो इन जनरल फॉर स्प्रिंग्स इन सीरीज, जब भी स्प्रिंग सीरीज में होगी तो 1 अपॉन K बोलेंगे उसको, K1, 1 अपॉन K2, 1 अपॉन K3 एंड सो ऑन। इस तरीके से इवैल्यूएट होता है बच्चों। ठीक है, ये जो है ना, ये कंसेप्ट नीट में बहुत काम आने वाला है आपको, नीट और JEE में। ठीक है, रादर देन 12। तो ये स्प्रिंग कॉम्बिनेशन है, स्प्रिंग्स इन सीरीज। ऐसे स्प्रिंग्स रहेंगी तो सीरीज बोलते हैं। याद रखना, जब भी स्प्रिंग सीरीज होगी तो उनके ऊपर फोर्स क्या होगा, सेम होगा, लेकिन क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग होंगी तो उनका इलोंगेशन भी क्या होगा, अलग अलग होगा। अगर स्प्रिंग सेम है तो इलोंगेशन भी सेम होगा, लेकिन टोटल इलोंगेशन दोनों का एडिशन होता है। ठीक है, सो x1 and x2 be the elongation or extension produced in this spring with constant K1 and K2 respectively. Then we know F is equal to K into x. So x will be F upon K. x1 will be F upon K1. x2 will be F upon K2. Likewise, total extension x जो है x1 plus x2, x के बदले F upon K, बस K के बदले K इक्विवेलेंट डाला क्योंकि अब इक्विवेलेंट निकलेगा ना, इसलिए बाकी सॉल्व किया और जनरल निकाला। So this is about springs in series. Now springs in parallel. तो स्प्रिंग्स पैरेलल में होंगी तो क्या होगा, और कैसे होगा। देखो, कभी भी अगर स्प्रिंग्स दो सेम पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है, ठीक है, तब उनको क्या बोला जाता है, स्प्रिंग्स इन पैरेलल। तो सेकेंड पॉइंट इज springs in parallel. When two springs
are connected between the same points, then it is called as parallel connection और पैरेलल स्प्रिंग। इसको समझने के लिए देखो, इसको समझो, ये स्प्रिंग है, ये भी स्प्रिंग है, मान लो ये रिजिड सपोर्ट है और यहां पे मास है, ठीक है, ये K1 ये K2। तो अगर देखोगे तो पहला स्प्रिंग यहाँ पे कनेक्टेड है, ये पॉइंट, दूसरा भी वहां पे कनेक्टेड है ना, मतलब सेम पॉइंट्स पे कनेक्टेड है, ये सेम लेवल हो गया, ये भी सेम लेवल हो गया। तो अगर ऐसा कनेक्टेड है तो इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी पैरेलल होगा बच्चा लोग, तो पैरेलल में क्या है, अभी फोर्स सेम नहीं रहेगा, फोर्स चेंज रहेगा डिपेंडिंग ऑन स्प्रिंग कांस्टेंट, कोई ज्यादा नीचे आएगा, कोई कम नीचे आएगा, ठीक है, तो फोर्स अलग अलग हो जाएगा। लेकिन क्योंकि पैरेलल है तो आएगा दोनों का दोनों सेम नीचे, ठीक है। सो फॉर पैरेलल springs, extension remains same, ठीक है। सीरीज में फोर्स सेम होता है, ठीक है, यहाँ पे फोर्स सेम नहीं होता है क्योंकि इसका के अलग अलग रहेगा, तो कोई कम ज्यादा नीचे आ सकता है। लेकिन यहाँ पे पैरेलल होने की वजह से एक्सटेंशन क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। सो नाउ we know F is equal to K into X था बच्चा लोग, था ना। तो F1 क्या हो जाएगा, F1 will be K1 into X, F2 will be K2 into X। Why? Because पैरेलल के लिए एक्सटेंशन रिमेन सेम बोला ना, X रहेगा। टोटल फोर्स जो होगा अभी, टोटल फोर्स F वो कैसे दिया जाता है, F1 प्लस F2। तो F के बदले K इंटू एक्स, ठीक है, F1 के बदले K1x, F2 के बदले K2x, K के बदले K इक्विवेलेंट लिख सकते हैं X, ठीक है। अब यहां से देखो K1 प्लस K2, X कॉमन, X कट जाएगा, तो K इक्विवेलेंट विल बी K1 प्लस K2, ठीक है। ये किसके लिए हुआ, पैरेलल के लिए हुआ। सो इन जनरल अगर पैरेलल की बात करते हैं, फॉर पैरेलल स्प्रिंग्स इक्विवेलेंट हमेशा क्या होता है, एडिशन होता है, Kp इज इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। जैसा रजिस्टर सीरीज में होता है वैसा स्प्रिंग पैरेलल में होता है, जैसा रजिस्टर पैरेलल में होता है वैसा स्प्रिंग सीरीज में होता है, याद रखना, ठीक है, उल्टा है। तो दो तीन चीजें याद रखनी बहुत जरूरी है सीरीज पैरेलल में। सीरीज में फोर्स कांस्टेंट होता है F, पैरेलल में एक्सटेंशन कांस्टेंट होता है, फोर्स चेंज होता है, ठीक है। तो वहां पे एक्सटेंशन अलग अलग होता है, इसलिए x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 किया था। यहाँ पे एक्सटेंशन सेम होता है, फोर्स अलग होता है, इसलिए f इज इक्वल टू f1 प्लस f2 करके सॉल्व किया। दोनों सॉल्व करने के लिए बेसिक इक्वेशन यही है, f इज इक्वल टू kx। अब f के फॉर्म में चाहिए पैरेलल में और सीरीज में x के फॉर्म में चाहिए, यही फर्क था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्प्रिंग कॉम्बिनेशन।